माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के जितने लोगों ने इस अभिभाषण पर बोला है, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो कुछ अभिभाषण में लिखा है क्या धरातल पर वह हूबहू परिणीत हुआ है कि नहीं हुआ। हर वर्ष बजट सत्र से पहले माननीय महामहिम का अभिभाषण होता है। माननीय सभापति महोदय, जब मैं वर्ष 2019 का अभिभाषण पढ़ रही थी, 2020 का अभिभाषण पढ़ा, 21 का पढ़ा, 22 का पढ़ा और ये 23 का। आप देखिए माननीय सभापति महोदय, हर अभिभाषण में महामहिम के द्वारा यह बात कहलवाई गई कि हम विद्युत के क्षेत्र में सरप्लस हो गए हैं और आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब बिजली उत्पादन हमारा इतना अधिक हो गया है कि हमें अब किसी और से बिजली खरीद की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे उपनेता महोदय ने कहा कि बिजली के लिए किस तरह से कृत्रिम कोयले का संकट उत्पन्न करके हम कैसे प्राइवेट कंपनियों से अधिक मूल्य पर बिजली खरीदें ताकि कमीशन के रूप में जो राशि आए वो आधी मेरी जेब में भी आ जाए। और उस वजह से इस भ्रष्टाचार के कारण से राजस्थान प्रदेश की 7 करोड़ जनता, जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता के ऊपर वो मार पड़ रही है, लगभग 7 रुपए तक का बिजली का सरचार्ज पर यूनिट इस जनता ने चुकाया है। तो आप जब सरकार में आने वाले थे तब तो आपने वादा किया था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरचार्ज के तौर पर इतने अधिक बिजली के दाम बढ़ाए हैं कि आज जनता को बिजली के तारों में करंट नहीं मिल रहा, बिजली के बिलों में करंट मिल रहा है और वो पूछ रही है कि कहाँ है ये सरकार के नुमाइंदे, जरा आकर के तो बताएं कि तार में करंट आ रहा है कि बिजली के बिल में करंट आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कम केंद्र सरकार पर ज्यादा चर्चा कर रहे थे। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस परंपरा से वो आते हैं, कांग्रेस परंपरा से वो आते हैं, जिनके नेता नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर छूटे हैं, वो ईमानदारी की बातें कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी संस्था को चूना लगा दिया, अपनी संस्था में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, उनकी जनता, उनके फॉलोवर उनसे क्या सीखेंगे यह तो वो जाने। लेकिन हम जिस परंपरा से आते हैं वो दीनदयाल उपाध्याय जी की परंपरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की परंपरा, और जहां नरेंद्र मोदी जी आते हैं उन्होंने सीखा है उस परंपरा से कि कैसे जनता को जवाब देना है, कैसे सेवक बन करके काम करना है। और यही कारण है कि 70 साल 75 साल आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जिस देश ने इस भारत पर शासन किया वो देश की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी जी थे, उनकी वजह से 200 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लग पाया। यदि ये मोदी जी नहीं होते ना तो कल्पना कर सकते आज तक भी मुंह पर पट्टी लगा करके घर से बाहर निकलना पड़ता। जैसे चाइना, जो इतना बड़ा इकोनॉमी का देश है, आज भी वहाँ कोविड के कारण से परेशानी है, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और यही कारण है कि कोविड पर हमने विजय प्राप्त करी और इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था दुगनी तिगनी चौगनी होकर के आज बहुत गति से दौड़ रही है। इस अभिभाषण के पृष्ठ पर बहुत साफ गोई से लिखा हुआ है कि भारत राजस्थान की जीडीपी, पैरा नंबर 10, पेज नंबर 10 के पैरा नंबर 11 में, कि राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ दहाई में है, 11.04% है। तो माननीय सभापति महोदय, ये राजस्थान की जो जीडीपी की ग्रोथ जो आई है ना, वो इसलिए आई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से ये राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ इतनी अधिक है। और इस कारण से है क्योंकि उन्होंने आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
जितना पैसा दिया है, आज राजस्थान में जितने नेशनल हाईवेज देखते हैं, आज राजस्थान में जितने एयरपोर्ट्स देखते हैं, आज राजस्थान में जितनी रेल की कनेक्टिविटी देखते हैं, आज राजस्थान में हम जितने व्हीकल्स देखते हैं, मैं बताना चाहूँगी सदन को कि जिस जर्मनी और जापान की 2 व्हीलर्स के लिए पहचाना जाता था पूरे वर्ल्ड में कि यदि 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यदि कहीं से लेना है तो जर्मनी और जापान की कंपनी का लेना चाहिए, वो पूरे दुनिया में अपने को बूम करते थे। लेकिन आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि यही नरेंद्र मोदी जी का शासन है और इसी नरेंद्र मोदी जी के कारण से आज ऑटोमोबाइल हब में हम जापान को पछाड़ करके आगे निकल गए। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत, यह है देश की ताकत। अभी हाल ही में हमने 26 जनवरी का पर्व मनाया है। नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर योजना के कारण से, आत्मनिर्भर भारत के कारण से आज हम इस देश के निर्यात को बढ़ा पाए हैं और आयात को हमने कम किया है। और यही वजह है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ही कारण है कि आज देश की दुनिया में जो साख बनी है, जिसकी बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गौर से सुना जाता है, ना केवल गौर से सुना जाता है बल्कि G20 जैसे महत्वपूर्ण देशों की अध्यक्षता यदि किसी को मिली है तो वो भारत को मिली है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी इसके कारण है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ साथ एक देश और आज़ाद हुआ था। कांग्रेस की नीतियों के कारण से हमारा देश का टुकड़ा हुआ था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, और कश्मीर में जाकर के क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, हम यदि सत्ता में आएंगे तो धारा 370 वापस हूबहू लागू करेंगे। कौन से सपने देख रहे हो आप? धारा 370 लगाना अब आपके हाथ की बात नहीं है। 2/3 राज्यसभा और लोकसभा में जब तक बहुमत नहीं मिल सकता, अब आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। जैसे नेहरू जी ने मनमर्जी कर करके थूपा करा था, भारत के टुकड़े करने की कोशिश की थी, कश्मीर में अलगाववाद पैदा करने की कोशिश की थी, और अब भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं। ये लाल चौक पे जो तिरंगा फहराया है ना इतनी आसानी से, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण से संभव हो पाया है, नहीं तो नहीं होता संभव। वहाँ जाते हुए लोग डरते थे लाल चौक पर। लाल चौक पर कैसी वातावरण हुआ करता था आतंकवादियों के कारण से, लेकिन अब आप लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे हो तो ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से फहरा रहे हो। इसलिए भूलो मत इस बात को। पर मैं ज़्यादा कुछ इस विषय में नहीं कहना चाहती, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की वजह से आप ये सोचो कि हमारे देश को कितना बड़ा मान सम्मान मिला है देश दुनिया में। इसलिए मोदी जी के कारण से ही हमने अपने देश की पहचान बहुत अच्छे से बनाई है और हमारे देश को आगे ले जाने का काम उन्होंने किया है। अब मैं राजस्थान की बात पर आ जाऊँ माननीय सभापति महोदय, क्योंकि उनकी बातों का जवाब देना बहुत जरूरी था। हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है? सबसे पहले हम कानून व्यवस्था की बात कर लें कि कानून व्यवस्था में हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है। प्रदेश में व्यापक जंगल राज है और कुशासन है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जिसकी जो मर्जी आए वो करे। क्योंकि 200 में से जो कांग्रेस के सदस्य चुन के आए हैं वो कांग्रेस के सदस्य अपने आप में मुख्यमंत्री हैं। वो कौन सा एसपी लगेगा, कौन सा डीवाईएसपी लगेगा, कौन सा सीआई लगेगा, वो कितना भ्रष्ट है, काम करने में एफिशिएंस है या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पर मेरा हुक्म कितना बजाता है उस पर उसकी मेरिट निश्चित होती है, और वो हुक्म की वजह से राजस्थान में जंगल राज है। अभी माननीय उपनेता चर्चा कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार लगातार 3 सालों में भ्रष्टाचार में राजस्थान देश में नंबर एक भ्रष्टाचार में। आपने जितनी योजनाएं लाए हैं ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 10 लाख पट्टा देंगे। माननीय सभापति महोदय, वहाँ फील्ड में जाकर के देखिए, बिना सेवा के फाइल कसकती नहीं है। इतना करप्शन इस पट्टा देने में है, इतना करप्शन है कि जितनी सरकारी भूमियां हैं जो खाली पड़ी है माननीय मंत्री महोदय, उन खाली पड़ी भूमियों पर भी पट्टा देने का काम, करोड़ों के खेल के द्वारा पट्टा देने का काम हुआ है। लेकिन गरीब आदमी जो वास्तव में भूमि पर काबिज है और पट्टे के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, उसको पट्टा नहीं मिल रहा। आपका ये 10 लाख का टारगेट कुछ भी पूरा कर लो आप, पर ये पूरा होने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से फर्टिलाइजर स्कीम में आप देखिए माननीय सभापति महोदय, किस तरह से करप्शन करने के रास्ते कहां से निकाले जाए। इसलिए कैसे हमने इसको फर्टिलाइजर की कमी
जानबूझ करके हमने ऑर्डर नहीं दिया केंद्र सरकार को कि कितना फर्टिलाइजर हमें चाहिए। समय पर आपने वो आपका जो पेपर था वो नहीं भेजा, और पेपर नहीं भेजने की वजह से ही आपको समय पर फर्टिलाइजर जितना आपको चाहिए था उतना आपको मिला, और आपने किसानों को फर्टिलाइजर नहीं दिया। ब्लैक में बेचारे किसान दुगनी रेट में वो फर्टिलाइजर लेने को मजबूर हुए। माननीय सभापति महोदय, सांप्रदायिक दंगों की यदि मैं बात करूं तो शर्म आ जाती है मुझे। जब भी कोई सरकार चुन के आती है वो सबकी सरकार होती है, किसी वर्ग विशेष की सरकार नहीं होती। लेकिन हमारी मंत्री खुद ये ऑर्डर निकाले कि रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए उन अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बिजली की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए, और नवरात्रा चल रहा है लेकिन नवरात्रों में हिंदू बहुल क्षेत्रों में बिजली की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। कभी ऐसे ऑर्डर निकलते देखे हैं क्या सरकारों के? लेकिन ये पहली बार है कि ऐसे सरकारों ने आदेश निकाले हैं, और उस वजह से जो बदमाश हैं, जो शातिर हैं, जो हमेशा ही सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द को जिनको भाता नहीं है, वो हमेशा इस प्रकार से घटना कारित करते हैं और समाज को नर्क में धकेलने का काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर की घटना किसी से छिपी नहीं है, मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की घटनाओं से जो आम आदमी है ना, वो बहुत दर्द महसूस करता है कि जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा, क्या वो जाकर के इस प्रकार से जात पात करेंगे क्या? हमने जिन लोगों को चुन करके भेजा, क्या वह उस प्रकार से भेदभाव करेंगे क्या? इसलिए आज आम जन बहुत परेशान है। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें। माननीय समाप्त करें। मुझे 12 मिनट बोलने के लिए मेरे सचेतक महोदय ने कहा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी 2-3 मिनट और मुझे दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। हाँ, मैं समाप्त, चलिए आप कहेंगे तो मैं समाप्त कर देती हूँ, पर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो, हाँ, मैं 2 मिनट में समाप्त कर रही हूँ।